कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना को पढ़ा। तो आर्थी व्यंजना जो है उसके 10 भेद बताए गए थे और उनमें से हमने वक्तृ वैशिष्ट का पढ़ा, बोधव्य वैशिष्ट का पढ़ा। बोधव्य वैशिष्ट के द्वारा कैसे लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, और काकू वैशिष्ट के द्वारा अर्थात काकू ध्वनि के द्वारा हमने देखा कि कैसे हमें अन्यार्थ की प्रतीति होती है मुख्यार्थ से अलावा। अब हम देखते हैं वाक्य वैशिष्ट। वाक्य वैशिष्ट के द्वारा किस प्रकार से अन्यार्थ की प्रतीति होती है अर्थात व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो चलिए देखते हैं। तदा मम गंडस्थल निमग्नां दृष्टिं नानैषीरन्यत्र इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न च सा दृष्टि। तो ये जो पद्य है वाक्य वैशिष्ट का उदाहरण है इसमें। तो इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं पहले कि क्या है। तो ये एक कोई नायक है और वो नायक उसके पास में उसकी सामने उसकी नायिका भी बैठी हुई है और नायिका के पास में एक नायिका की कोई सहेली बैठी हुई है। नायिका के वो सामने बैठी हुई है। तो जो नायक है वो नायक देख रहा है अपनी नायिका को। नायिका के चेहरे पर दृष्टि गढ़ा करके देखता है, दृष्टि गढ़ाए बैठा हुआ है। जब कुछ देर के पश्चात जब वो नायिका की जो सहेली थी वो वहां से चली जाती है, इसके बाद वो नायक अपनी नायिका के जो चेहरे पर दृष्टि गढ़ाए था वो अपनी दृष्टि को भी हटा लेता है। तब वो नायिका वो अपने नायक से कह रही है, वो कह रही है तदा मम गंडस्थल निमग्नां दृष्टिम नानैषीरन्यत्र इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न च सा दृष्टि। वो नायिका कहती है कि जो तुम्हारी दृष्टि पहले थी मेरे ओर, जो जब मेरी जो सखी थी, मेरे सामने जो मेरी सखी बैठी हुई थी, मेरी सखी का प्रतिबिंब जब मेरे चेहरे पर पड़ रहा था तब तुम्हारी दृष्टि कुछ अलग ही थी। तो तुम्हारी दृष्टि मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी, अर्थात मेरे चेहरे पर गढ़ी हुई थी। और जैसे ही मेरी वो सखी चली गई तो तुम्हारी दृष्टि अब मेरी ओर वैसी नहीं है। इदानीम सैवाहम, और जो मैं हूं तो इस समय मैं भी वही हूं, मैं कोई दूसरी नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि मेरे कपोलों पर पहले थी वो पहले की तरह तुम्हारी दृष्टि इस समय नहीं है। तो ये वो नायिका कह रही है अपने नायक से। तो इस तरह जब नायिका ने अपने नायक से कहा तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि यहाँ पे व्यंग्यार्थ निकलता है। यहाँ पर ये जब किसी को प्रति जब हम कहते हैं तो यहाँ पर सामने वाला क्या समझता है। जब वो अपने नायक से कह रही है नायिका, तो नायक इससे जो प्रतीत हो रहा है, इससे ध्वनि निकल रही है, व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि जब मेरी सखी बैठी हुई थी उसका जो प्रतिबिंब मेरे चेहरे पर पड़ रहा था उस समय तो तुम्हारी जो दृष्टि मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। अर्थात तुम वो जो नायिका है, नायिका की सहेली, तो उस नायिका की सहेली को ये प्रेम करता है वो नायिका का पति। तो वो अपने पति से कह रही है कि तुम्हारी दृष्टि पहले ऐसी थी जब वो मेरी सहेली थी। तो अर्थात उसका कहने का तात्पर्य इससे व्यंग्यार्थ निकलता है कि जो नायिका की सहेली है
तो उससे ये प्रेम करता है, इसका प्रेम इससे प्रेम व्यंग्यार्थ निकलता है। तो वही कहते हैं आचार्य मम्मट, अत्र मत सखीम कपोल प्रतिबिंबताम पश्यतस्ते दृष्टि अन्यैव भूत। अब तुम्हारी जो तुम पहले देख रहे थे, जब मेरी जो सखी थी उसकी जो उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा था मेरे चेहरे पर, तब तुम्हारी दृष्टि मेरे ओर गड़ी हुई थी। अब वो चली गई है तो तुम्हारी दृष्टि ही अन्य हो गई है, अब तुम उस तरह से मुझे देख ही नहीं रहे हो। तो चलितायाम तो तस्याम अन्यैव जाता, और जब वो चली गई तो तुम्हारी दृष्टि अन्य हो गई। अतः प्रच्छन्न कामुकत्वम ते इति व्यज्यते। तो तुम्हारा जो प्रच्छन्न कामुकत्व अर्थात तुम्हारा जो छुपा हुआ, जो नायक का जो छुपा हुआ प्रेम है, तो वो यहाँ व्यंजित होता है। तो इस तरह से जो है ये वाक्य वैशिष्ट से ये व्यंग्यार्थ निकलता है। तो ये आचार्य मम्मट ने वाक्य वैशिष्ट का उदाहरण दिया। दूसरा देखते हैं अगला। अब आता है वाच्य सन्निधि वैशिष्ट्य। वाच्य सन्निधि वैशिष्ट्य का उदाहरण आचार्य मम्मट प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरुत रमणी बिभ्रमो नर्मदायाः किंचैतस्मिन् सुरत सुहृदस्तन्विते वान्ति वाताः येषामग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनोभू। इसका भावार्थ है कि हे तन्वी, हे तन्वी, कोई कहता है नायिका से कि सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, एक जो हरे भरे जो केले के जो पत्ते हैं और उनकी जो श्रेणी है, उनकी श्रेणी से ये बहुत जो ऐसा ये स्थल है, ये स्थल बहुत ही शोभाशायी स्थल हो गया, बहुत ही शोभायमान हो रहा है। केले के हरे भरे सरस अर्थात रस सहित, केले के पत्तों में रस कब होता है? जब वो हरे भरे होते हैं। तो हरे भरे केलों के जो पत्ते हैं, उनकी श्रेणी है केलों की, उनसे वो श्रेणी अर्थात पंक्ति, उनसे जिस स्थल की शोभा ही कुछ और बढ़ गई है, बहुत ही शोभाशाली हो गया है। कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी, और जिसकी जो कुंज हैं उनसे जो अंकुरित विभ्रमा के जो रमणी के जो नर्मदा के जो विभ्रम हैं अर्थात हाव भाव हैं, वो अत्यंत कुंजों के कारण जो रमणीया हैं, जो नायिका हैं, रमणीया हैं, तो उनके ये नर्मदा के तट पर जो कुंज हैं, तो उन कुंजों से उनके रमणियों के हाव भाव अंकुरित हो रहे हैं। कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदाया। तो ऐसा जो नर्मदा का जो तट है, और जो नर्मदा का जो तट है, नर्मदाया उद्योस्वयं, नर्मदा उद्देश्य कहते हैं ऊंचे स्थान को, तो नर्मदाया उद्देश्य अयम, तो नर्मदा का जो ऊंचा जो प्रदेश है वो कैसा है? सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी, वो हरे भरे केलों की जो पंक्ति है उससे बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही शोभावान है, शोभा को धारण करने वाला है। और जो वहां पर जो कुंज है, तो कुंजों से जो अंकुरित हो रहा है, जो रमणियों की जो रमणियां हैं, नायिकाएं हैं, उनके विभ्रम हाव भाव अंकुरित हो रहे हैं। किंच तस्मिन, और भी सूरत सुहृदा,
और जो सुरत क्रीड़ा का जो सुहृद है वायु, सुहृत सुहृदा वाताह वांति, और वहीं पर जो जो सुरत का जो मित्र है वायु, वो भी वह रहा है। एसाम अग्रे सरति कलिता कांड कोपो मनोभू, और उनके आगे आगे अवसर प्राप्त करके जो कामदेव है, तो कामदेव भी उनके आगे आगे चल रहा है। तो ऐसा ये नर्मदा का तट प्रदेश है। तो यहाँ कोई नायक कह रहा है नायिका से, तो जब नायिका से कह रहा है तो यहाँ पर वो तो ऐसा कह रहा है कि हे तन्वी, हे नायिका, ये ऐसा स्थल विशेष है, नर्मदा का जो तट है ऐसा है कि इसमें केले के हरे भरे पत्तों की जो पंक्ति है, उन पंक्तियों से ये बड़ा ही शोभावान स्थल है। और वहाँ जो कुंज हैं, कुंजों से जो अंकुरित जो रमणियों के हाव भाव अंकुरित हो रहे हैं, और जो सुरत क्रीड़ा का जो मित्र है वायु, वो भी बह रहा है, और उसके आगे अपना कामदेव धनुष बाण लिए कामदेव भी तैयार है। तो इससे व्यंग्यार्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है कि ये स्थान अत्र रतार्थम प्रविश इति व्यंग्यम, ये स्थान रति के लिए अर्थात सुरत क्रीड़ा के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है, अर्थात ये रमणीय स्थल है, ये प्रेमी प्रेमिका के मिलन के लिए ये स्थान अच्छा है। तो ये व्यंग्य निकलता है। ये जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि अत्र रतार्थम प्रविशति व्यंग्यम, ये रति क्रीड़ा के लिए इस स्थल में, इस प्रदेश में प्रवेश करो, ऐसा व्यंग्य निकल रहा है। तो इसमें कहीं भी नहीं कहा गया ये कि यहाँ रति क्रीड़ा के लिए प्रवेश करो, उत्तम स्थान है, तो ऐसा कहा नहीं गया। लेकिन इससे निकल रहा है ये, इसका जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ से ही हमें इस अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो ये रहा वाच्य सन्निधि वैशिष्ट, अर्थात वाच्य के द्वारा हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है। तो ये वाच्य सन्निधि वैशिष्ट का उदाहरण रहा। अब है अन्य सन्निधि वैशिष्ट का उदाहरण। अन्य सन्निधि वैशिष्ट का उदाहरण है नुदत्यार्ध मनाः श्वश्रूर्मां गृह भरे सकले क्षण मात्रम यदि संध्यायां भवति न भवति विश्रामः। तो ये जो पद्य है इसको समझते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। एक कोई नायिका है और उस नायिका का जो प्रेमी है, तो वहां उसका जो प्रेमी बैठा हुआ है जिससे नायिका प्यार करती, और वो नायिका उसके सामने कुछ बता नहीं सकती है। वो आया है, वो किसके लिए आया है? वो इसके लिए आया है कि ये नायिका मिलने का स्थान बताए। लेकिन अब वो नायिका मिलने का स्थान डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि मैं फलानी जगह मिलूंगी। तो वो क्या करती है, वो कुछ घुमा फिरा करके बात कहती है कि नायक के पास पहुंच जाए। तो नायक भी बैठा है और उसकी नायिका भी है और उसकी सास भी वहीं बैठी हुई है, और जो है और भी उसकी कोई सहेली बैठी हुई है, पड़ोसन इत्यादि। तो अब वो नायिका अपने नायक को लक्ष्य करके वो बात कर रही है अपनी पड़ोसन से, अपनी पड़ोसन से कह रही है कि मेरी सास ऐसी है कि मुझे दिन भर काम में लगाई रहती है, इतना काम दिए रहती है मुझे कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। क्षण मात्रम यदि संध्यायाम भवति ना भवति विश्राम, यदि थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है, फ्री होती हूँ, तो क्षण मात्र के लिए सायंकाल में ही फ्री होती हूँ, और वो भी निश्चित नहीं है। भवति ना भवति विश्राम, विश्राम हो या ना हो ये कोई निश्चित नहीं है। तो ये वो कह रही है। अब इससे व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है? इससे व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि वो नायक बैठा हुआ है, उसका जो उसका जो प्रेमी बैठा हुआ है, उसको संकेत निकल रहा है
वो उसको व्यंग्यार्थ निकल रहा है, वो समझ जाएगा कि अत्र संध्या संकेत कालः इति तटस्थम प्रति कयाचित युध्यते। तो वो समझ जाएगा कि यहाँ संध्या समय में अर्थात सायंकाल में इस नाई मेरी जो प्रियतमा है इसको टाइम मिलेगा। सायंकाल में ही मिल सकती है, दिन भर तो ये व्यस्त रहती है, अर्थात इसकी सांस निकलने नहीं देती है। वो कहना चाह रही है उसके माध्यम से कि दिन में तो मैं नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि सास मेरी जो है वो इतना काम ही दिए रहती है मुझे। तो उसको लक्ष्य करके वो नाइक वो अपनी सखी से बात कर रही है, लेकिन वो समझ कौन रहा है? समझ रहा है अन्य। अन्य कौन? उसका जो प्रेमी है, प्रेमी समझ रहा है। तो अन्य सन्निधि वैशिष्ट से कैसे व्यंग्य निकलता है? तो वो कह कुछ रही है, कह तो ये रही है कि मेरी जो सास है वो दिन भर मुझे काम में लगाई रहती है, समय ही नहीं मिलता है। यदि क्षण मात्र के लिए समय मिलता है तो सायंकाल में ही समय मिलता है। तो ये तो रहा वाच्यार्थ। अब इससे जो भिन्न अर्थ निकल रहा है, नायक ने क्या समझा, अन्य ने क्या समझा? अन्य ने समझा अत्र संध्या संकेत काला, अर्थात वो संकेत कर रही है, नायिका कह रही है कि अगर हम मिल सकते हैं तो तुमसे सायंकाल में ही मिल सकते हैं। ऐसा ये अन्य अर्थ की जो प्रतीति हो रही है, ये हमें अन्य सन्निधि से हो रही है। इस तरह से अन्य सन्निधि के द्वारा जो व्यंग्य है वो कैसे होता है, इसका आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिया। अब है प्रस्ताव वैशिष्ट्य। प्रस्ताव वैशिष्ट्य, इसको थोड़ा समझते हैं। प्रस्ताव वैशिष्ट्य है कोई कोई एक नायिका है, वो नायिका उसकी वो शादीशुदा नायिका है। अब जो वो नायिका है शादीशुदा है, वो दूसरे से प्रेम करती है, अपने पति को छोड़ करके अन्य से भी वो प्रेम करती है। तो अब वो उसके मिलने के लिए वो तैयार है, उससे मिलने के लिए जा रही है। जब उसकी जो एक सखी है नायिका की, उसकी सखी को पता चलता है कि मेरी सखी जो है वो अपने उपपति से मिलने के लिए जा रही है, और अगर वो वहां उससे मिलने के लिए चली गई तो उसका जो पति है, उसका पति भी आने वाला है, उसका पति आने वाला है, और उसका पति घर आ जाएगा कुछ समय पश्चात, और वो वहां पर रहेगी, अपने उपपति के पास रहेगी। वो जब नहीं मिलेगी उसके पति को, तो उसका जो है सारा भेद निकल जाएगा। तो वो अपनी सहेली के पास आती है, अपनी सहेली से कहती है, श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोद्य प्रहर मात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठति तत्सखी सज्जय करणीयम। अब वो अपनी सखी से वो अपने सखी से कहती है कि श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियः अद्य, तव प्रियः अर्थात तेरा जो पति है वो प्रहर मात्रेण समागमिष्यति, एक प्रहर मात्र में ही आ जाएगा, 1 घंटे में वो आने वाला है। और ऐसा मैंने सुना है, श्रूयते, जो तुम्हारा पति है वो 1 घंटे में आ जाएगा। उसका पति जो है कहीं बाहर रहता है, कुछ धंधे पानी इत्यादि कमाने के लिए। तो वो उस समय उसको पता लग गया कहीं से कि वो आ रहा है, तो वो उसके पास आती है कि मैंने सुना है कि 1 घंटे में वो आने वाला है, और इसलिए एवं एव किमिति तिष्ठसि, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? तत्सखी सज्जय करणीयम, इसलिए सखी कुछ साज सज्जा कर लो। अर्थात वो कहना चाह रही है कि तुम जो उपपति से मिलने के लिए जा रही हो, तो आज उपपति से मिलने के लिए न जाओ, क्योंकि अगर तुम उपपति के पास मिलने के लिए गई और तुम्हारा पति आने वाला है, इसलिए तुम मत जाओ वहां। तो एक तो इससे ये व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि तुम जो वहां जा रही हो तो मत जाओ, और दूसरा व्यंग्यार्थ ये भी निकल सकता है कि तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो, तो ये बात ध्यान में रखना कि 1 घंटे में तुम्हारा पति आ जाएगा, इसलिए उससे मिलने के लिए जाना है तो चली जाओ, लेकिन 1 घंटे के पहले पहले जरूर आ जाना। और इससे ये भी निकलता है कि देखो तुम्हारा पति आने वाला है, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? अर्थात सज्जा करणीयम, तुम कुछ साज सज्जा करो, पति तुम्हारा आ रहा है, श्रृंगार इत्यादि करो तुम, इसलिए तुम्हारा पति आ रहा है तो तुम्हें देख करके वो खुश हो जाए। तो व्यंग्य कई प्रकार के निकल सकते हैं।
एक एक ही अर्थ से व्यंग्यार्थ कई निकल सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रस्ताव वैशिष्ट का उदाहरण था, प्रस्ताव वैशिष्ट का उदाहरण दिया। तो इसका अत्र उपपत्तिम प्रति अभिसर्तुम प्रस्तुता न युक्तम, इसलिए तुम उपपत्ति के पास जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। कयाचिन निवार्यते, इसी किसी के द्वारा, कोई सखी के द्वारा उसका निवारण किया जाता है। अब है देश वैशिष्ट का उदाहरण। देश वैशिष्ट के द्वारा कैसे व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, तो इसको देखते हैं। अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुद्धुमत्रास्मि करोमि सख्यः, नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोंजलिर्वः। एक कोई ये कुछ सहेलियां जो हैं, कुछ सहेलियां साथ साथ में आई और फूल तोड़ने के लिए फूल तोड़ रही हैं। तो एक उनमें से कोई वो नायिका है, वो कहती है सबसे, वो कहती है कि आप लोग ऐसा करिए कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप लोग अन्यत्र जाकर के आप पुष्पों का चयन कर लीजिए, और यहाँ पर मैं पुष्पों को चयन कर रही हूँ, और मैं दूर जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं दूर जाने में असमर्थ हूँ। ना हम ही दूरम भ्रमितुम समर्था, मैं दूर जाने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्रसीदतायम रचितुंजलि, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम हम पर प्रसन्न हो और तुम अन्यत्र जाकर के, दूसरी जगह जाकर के पुष्पों का चयन कर लो। तो ये जो वो कह रही है, इससे व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है? इससे व्यंग्यार्थ जो निकल रहा है, आचार्य मम्मट कहते हैं, अत्र विविक्तोयम देश इति प्रच्छन्न कामुकस त्वया अविसर्यताम इति आश्वस्ताम प्रति कयाचिन निवेद्यते। कोई निवेदन करती है, कहती है, वो कहती है कि जो स्थान है, ये स्थान उसने मिलने के लिए, वो एक कोई जो नायिका जो कह रही है सखियों से कि तुम जाकर के अन्यत्र पुष्पों का चयन कर लो, यहाँ मैं पुष्पों का चयन कर रही हूँ, मैं वहां दूर जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो वो पहले से ही अपने पति को संकेत काल दे चुकी है, वो संकेत स्थान बता चुकी है कि ये स्थान मिलने के लिए अच्छा है, और वहां उसका जो है प्रेमी वो आने वाला है। तो इससे वो कह रही है कि अगर वो यहाँ पर वो आ जाएगा और ये सब हमारी सखियां रहेंगी, तो इनके सामने तो मैं मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए वो उनको कहती है कि तुम उधर चली जाओ। तो उसका जो नायिका जो कह रही है, तो नायिका का प्रच्छन्न कामुकत्व व्यंग्य है इसमें। उसका जो प्रच्छन्न, जो उसका छुपा हुआ जो प्रेम है, उसका जो छुपा हुआ प्यार है किसी नायक के प्रति, तो वो उससे व्यंग्य निकलता है कि ये हम, वो सखियां जो हैं उसकी सहेलियां, तो वो जो हैं समझ जाती हैं कि ये हम लोगों के सामने तो मिल नहीं पाएगी, हम लोगों के सामने मिल नहीं पाएगी, क्योंकि एक मर्यादा भी होती है। तो इस तरह से ये लज्जा के कारण मिल नहीं पाएगी, इसलिए ये कह रही है हमसे कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, और आप वहां से चली जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो ये सब वो क्यों कह रही है? वो मिलने के लिए कह रही है। उसका जो छुपा हुआ जो प्रेम है, तो वो छुपा हुआ प्रेम व्यंग्यार्थ के रूप में निकलता है। इस तरह से आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये है जो ये जो देश वैशिष्ट का उदाहरण है। अब जो आता है उदाहरण काल वैशिष्ट का, इसको देखते हैं। तो ये उदाहरण है किसी काल विशेष का उदाहरण है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। कोई नए जोड़ा हैं जिनकी जिनकी शादी तुरंत ही हुई है, हाल ही में जिनकी शादी हुई, नव विवाहित नवयुगल
जोड़ी है। तो उनमें से उसका जो पति है, वो कोई धंधा पानी इत्यादि करने के लिए उसको कहीं बाहर जाना ही पड़ रहा है। अब उसकी नई-नई शादी हुई है। अब उसकी जो पत्नी है, अब वो अपनी उसके घरवालों से तो आज्ञा ले ली उसने। घरवालों ने कहा कि अब तो कुछ शादी-वादी हो गई, अब कुछ कमाओ-धमाओ। तो वो कमाने के चक्कर में कहीं बाहर देशांतर में जा रहा है। तो वो अपने जो उसके घर में बुजुर्ग लोग हैं, माता-पिता हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो घर से बाहर जा रहा है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास पहुँच कर के पत्नी इसको भी बताता है। तो वो पत्नी कहती है कि गुरुजन परवश प्रिय किम भड़ामि तव मंद भागिनी अहम अद्य प्रवासम ब्रजसि ब्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम। अब वो कह रही है कि मेरी आज्ञा ले रहे हो, तो मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि गुरुजन परवश प्रिय किम बढ़ामी, हे प्रिय, गुरुजन परवश अहम किम बढ़ामी। गुरुजन, यहाँ गुरुजन अर्थात गुरुजन से लेना है घर में जो बुजुर्ग लोग, माता पिता इत्यादि, इनके रहते हुए मैं आपके सामने क्या बोलूं। अब आप तो क्योंकि गुरुजनों की बात का पालन करने वाले हैं, इसलिए अब उनके आगे मैं क्या बोलूं सबके घर वालों के सामने। अब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है जाने का, तो मैं क्या क्या बोलूं। मैं तो मंद भागिनी हूं। लेकिन इतना याद रखना, अद्य प्रवासम ब्रजसी, अगर तुम आज प्रवास के लिए जा रहे हो तो ब्रज, चले जाओ। तुम जा रहे हो, तुम चले जाओ। स्वयमेव सुरोष्यसि करणीयम, अब तुम खुद ही सुन लोगे कि मैं क्या करूंगी। वो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। इतना जैसे वो नायिका ने कहा अपने पति से, तो उससे व्यंग्यार्थ निकल रहा है। उससे व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि उसकी पत्नी कहना चाह रही है कि मैं घर के लोगों के बीच में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर तुम आज चले गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, लौट करके तुम मुझे नहीं देख पाओगे। इसलिए अत्र मधु समय, इसलिए तुम वसंत के समय में अगर आज जा रहे हो तो फिर मैं लौट के तुम्हें नहीं मिली हुई। अत्र अद्य मधु समय यदि ब्रजसी तदा हम तावन न भवामी, तो मैं फिर यहाँ पर नहीं रहूंगी, तब तू न जानामी गतिम किमिति व्यज्यते, और तुम्हारा मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी गति क्या होगी। मैंने तो बता दी अपनी कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। एक क्या निकल रहा है, व्यंग्यार्थ। यह उसने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, लेकिन उससे ध्वनित हो रहा है अद्य प्रवासम ब्रजसी ब्रज, आज तुम प्रवास के लिए यात्रा में जा रहे हो तो ठीक है, चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। स्वयं सुरुष्यसि करणीयम, अब वो तुम खुद ही सुन लोगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी। तो ये इस अर्थ से निकल रहा है, व्यंग निकल रहा है इससे। देख, इससे अर्थ से निकल रहा है, यहाँ शब्द से नहीं निकल रहा है, अर्थ से निकल रहा है। तो ये अर्थ से अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। जब तक हमें ये अर्थ प्राप्त नहीं होता है कि आज तुम जा रहे हो तो चले जाओ, और जो मैं कुछ नहीं कहूंगी और वो तुम खुद ही सुन लोगे कि मैं क्या करूंगी, तो पता लग जाएगा। तो ये किससे निकल रहा है, ये हमारा वाच्यार्थ से, ये हमारा काल वैशिष्ट से निकल रहा है कि आज तुम मधु की समय में निकल गए, अर्थात वसंत ऋतु के काल में तुम जा रहे हो, तो मुझे छोड़ करके तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिलूंगी। तो यहाँ काल वैशिष्ट के कारण यहाँ पर व्यंजना हो रही है। तो ये काल वैशिष्ट का उदाहरण था। अब जो उसमें आया था, आदि पद आया था, तो आदि पद से आदि ग्रहणात चेष्टादि, चेष्टा आदि का ग्रहण करना है आदि पद से। तो चेष्टा मतलब बोलना नहीं, चेष्टा करना। तो चेष्टा का उदाहरण देते हैं। द्वारोपांत निरंतरे मयि तया सौंदर्य सारश्रया प्रोल्लास्योर्युगम परस्पर समाशक्तम समासादितम आनीतम पुरतः श्रोंशुकमधा क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दोर्लते। तो ये कोई नायक है, जब वो
अपनी नायिका के पास जाता है तो उसकी नायिका उससे कुछ कहती नहीं, उसकी नायिका कुछ कहती नहीं, लेकिन कुछ वो अपने कुछ संकेत करती है, अपनी चेष्टाओं को करती है, अपने शरीर में कुछ चेष्टाओं को करती है। तो उन चेष्टाओं का वर्णन वो नायक किसी से बता रहा है। नायक वो बता रहा है कि जब मैं अपनी उस नायिका के पास गया तो उसने क्या किया, दारोपांतरे निरंतरे मई तया सौंदर्य सारश्रया। जब मैं उस नायिका के पास जैसे ही पहुंचा तो मैं दरवाजे पर ही पहुंचा, तो सौंदर्य की वो प्रतिमूर्ति जो जो मेरी नायिका, तो उसने क्या किया, उरुयुगम प्रोल्लास्य परस्पर समाशक्तम, तो उसने अपने जो है उसके जो उनकी उसकी जंघाएं हैं, तो उसने अपनी दोनों जंघाओं को उसने फैला लिया और इसके बाद परस्पर समाशक्तम समासादितम, और फिर उसने पुनः उनको सिकोड़ लिया अपनी दोनों जंघाओं को, और आनीतम पुरतः सुरोंशुक मधा क्षिप्ते चले लोचने, और उसने जो उसका घूंघट था उसने अपने घूंघट को भी डाल लिया, नीचे कर लिया, और उसने अंत में आनीतम पुरतः, जैसे मैं उसके सामने गया तो उसने अपना जो उसका घूंघट था तो उसने घूंघट को डाल लिया, और उसने अपने आंखों को भी बंद कर लिया, छिपते चले लोचने, और उसकी जो नेत्र थे तो उसने अपने नेत्रों को भी बंद कर लिया। और वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचिते दुर्लते, और उसने जब अपनी दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, इसके बाद उसने अपनी बोल रही थी जो कुछ भी उसने बंद भी कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, और उसने अपनी जो है संकोचिते दुर्लते, और उसने अपनी भुजाओं को भी सिकोड़ लिया। तो ये रहा इसका जो है वाच्यार्थ। अब इस वाच्यार्थ से जो भिन्न अर्थ है, अन्य अर्थ जो हमें प्रतीति व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वो है अत्र चेष्टया प्रच्छन्न कांत विषया आपूत विशेषो ध्वन्यते। तो इससे जो ध्वनित होता है व्यंग्यार्थ, कि जब वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो उसने अपनी दोनों जो है उसकी जंघाएं उसको वो फैला देती है, और इसके बाद फिर उनको पुनः सिकोड़ लेती है। तो उसके चेष्टा से प्रच्छन्न कांत विषय, जो उसका छुपा हुआ जो प्रेम है, उसकी जो चेष्टा है, जो शरीर में जो एक्टिविटीज कर रही है, तो उसकी चेष्टा से जो छुपा हुआ अपने पति का, अपने प्रेमी का जो प्रेम है, वो व्यंग्यार्थ के रूप में आता है, वो ध्वनित होता है। और इसके बाद आचार्य मम्मट कहते हैं निराकांक्ष प्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनः उदाह्रियते। अब इसमें जो है कि ऐसा भी होता है, कोई एक श्लोक है, एक ही श्लोक में जो वाच्य सन्निधि वैशिष्ट का भी उदाहरण हो सकता है, वक्तृ सन्निधि वक्तृ वैशिष्ट का भी उदाहरण हो सकता है, काकू का भी हो सकता है। एक श्लोक में 3-4 आर्थी व्यंजना के उदाहरण मिल सकते हैं, तो फिर उनको दोबारा से पुनः क्यों कहा कि एक एक करके अलग अलग करके कहा? एक ही श्लोक में हो सकते हैं, 4-4 5-5 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 2 प्रकार की आर्थी व्यंजनाएं भी मिल सकती हैं, 3 प्रकार की मिल सकती हैं, 4 की भी मिल सकती है। तो उनको एक एक करके सब श्लोक में बताया। वक्तृ वैशिष्ट से कैसी आर्थी व्यंजना होती है उसका उदाहरण दिया, बोधव्य वैशिष्ट से कैसी होती है उसका भी दिया, काकू का उदाहरण दिया।
तो इन सब का उदाहरण अलग अलग करके क्यों दिया? तो आचार्य मम्मट कहते हैं निराकांक्ष प्रतिपत्तये प्राप्ता अवसरतया च पुनः पुनः उदाहरियते। उनको पुनः पुनः इसलिए कहा गया कि जो छात्र हैं, तो छात्र को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसलिए उन्होंने छात्रों की सरलता करने के लिए उनको अवसर था, प्राप्त अवसरतया, अवसर प्राप्त था, इसलिए उनको अलग-अलग करके पुनः-पुनः उन्होंने उनका कर दिया। वक्त्रादीनां मिथा संयोगे दुकाति भेदेन। और वक्त्रादियों का जो वक्तृ वैशिष्ट, वाच्य वैशिष्ट, काकु वैशिष्ट, इनका एक ही श्लोक में संयोग हो सकता है। द्विकादि, दो का भी हो सकता है और अन्य का भी हो सकता है, लेकिन उनको अवसर था, तो इसलिए शिष्य बुद्धि वैसद्यार्थम पुनः पुनः इसका कथन किया। तो वही कहते हैं आचार्य मम्मट कि निराकांक्ष प्रतिपत्तये प्राप्त अवसरतया च पुनः पुनः उदाहरियते। इसलिए उनका बार बार उदाहरण दिया गया, अवसर चल ही रहा था। और इससे क्या है कि जिज्ञासा की भी शांति हो जाएगी। जो छात्र हैं उनको जिज्ञासा रहती है कि हम वक्तृ वैशिष्ट का अलग उदाहरण कैसे खोजेंगे, वाच्य वैशिष्ट का कैसे देखेंगे, काकु वैशिष्ट का उदाहरण कैसे देखेंगे। तो उनको एक वो भी उनकी जिज्ञासा की भी शांति हो गई और अवसर था तो उनको कहना उचित ही था। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट आगे कहते हैं कि अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्यौश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम्। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि अभी तो हमने देखो वाचिक व्यंग्य का तो हमने उदाहरण एक एक करके सबके बता दिए। अब लक्ष्य व्यंग्य भी इतने प्रकार का होता है, लक्ष्यार्थ के भी द्वारा हमें इतने प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है, इसलिए अब उनका लक्ष्य व्यंग्यौश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम्। अब लक्ष्य व्यंग्य का जो उदाहरण है वो खुद ही आप लोगों को देख लेना है, आचार्य मम्मट जी कहते हैं। और जो व्यंग्य का है तो उसको भी देख लेना है। तो जो व्यंजकता होती है, पहले तो शब्द में होती है। शब्द हमारे कितने थे? 3 प्रकार के, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो शब्द में भी व्यंजकता, वाचक शब्द में व्यंजकता होती है, वो बताया गया आपको। लाक्षणिक में व्यंजकता होती है, वो भी बताया गया। और जो व्यंजक शब्द में भी व्यंजकता होती है, वो भी बताया गया। अब अर्थों की बात चल रही थी तृतीय उल्लास में। तो वाच्यार्थ के द्वारा, जो वाच्यार्थ के द्वारा हमें कितने प्रकार की व्यंजना मिलती है, तो 10 प्रकार की व्यंजना बताई थी। तो वो वाच्यार्थ की 10 प्रकार की व्यंजना होती है, और इसी प्रकार जो लक्ष्यार्थ है उसकी भी 10 प्रकार की व्यंजना होती है। और जो तीसरा अर्थ है व्यंग्यार्थ, उसकी भी व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्य निकलता है। तो जो व्यंग्यार्थ की व्यंजकता होती है 10 प्रकार की। तो यहाँ उन्होंने वाच्यार्थ की व्यंजकता के उदाहरण दिए, एक एक करके दिए। अब बाकी के उदाहरण आचार्य मम्मट कहते हैं कि खुद उनको देख लेना चाहिए। अब जो कहा गया था, पहले बताया था उसमें कि अर्थ की सहकारिता होती है। शब्द को व्यंजक बनाने में अर्थ की सहकारिता होती है। अब अर्थ को व्यंजक बनाने में शब्द की सहकारिता, अर्थात पंडित राज जगन्नाथ ने जो कहा है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, तो उन्होंने जो खंडन किया है, तो आचार्य मम्मट कहते, आचार्य मम्मट बताते हैं यहाँ कि शब्द की कैसे कारणता है। शब्द शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं, तो ये कैसे हैं उसको समझाते हैं आचार्य मम्मट यहाँ कि शब्द प्रमाण वेद्योर्थो व्यनक्ति अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। जो शब्द होता है, जो अर्थ होता है, अर्थः शब्द प्रमाण वेद्य, जो अर्थ होता है वो शब्द प्रमाण के ही द्वारा जाना जाता है। अन्य प्रमाण के द्वारा अगर अर्थ जाना जाता है तो वो अर्थ व्यंजक नहीं होता है। जो शब्द प्रमाण के द्वारा जो अर्थ जाना जाए वही अर्थ व्यनक्ति अर्थांतरम यतः, वो अर्थ अर्थांतरम व्यनक्ति, वो दूसरे अर्थ को व्यंजित करता है।
अर्थस्य व्यंजकत्वे, और जब अर्थ जो है वो व्यंजक बन जाएगा तो अर्थस्य व्यंजकत्वे तच्छब्दस्य सैकारता। अर्थ को व्यंजक बनाने में सैकारता किसकी है? शब्द की, क्योंकि शब्द हमें अर्थ कहां से प्राप्त होता है? जो व्यंजक अर्थ होता है वो कहां से आता है? शब्द प्रमाण के द्वारा। अर्थात शब्द की कारणता है अर्थ को व्यंजक बनाने में, तभी अर्थ व्यंजक बन सकता है जब शब्द के द्वारा वो प्रतिपाद्य हो, शब्द के द्वारा वेद्य हो। अन्य प्रमाण के द्वारा वेद्य अर्थ जो होगा वो व्यंजक नहीं होता है। वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि शब्देति नहीं प्रमाणांतर वेद्यो अर्था व्यंजका। जो शब्द अन्य प्रमाण के द्वारा जो अर्थ वेद्य होता है, जो अन्य प्रमाण के द्वारा जो अर्थ जाना जाए, वो अर्थ व्यंजक नहीं होता है। अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है वही अर्थ व्यंजक होता है। तो अर्थ को व्यंजक बनाने में किसकी सहकारिता है? शब्द की। और जो हम द्वितीय उल्लास के अंत में पढ़े थे कि वहां है शब्द को व्यंजक बनाने में, जो शब्द को व्यंजक बनाने में किसकी कारणता है? अर्थ की। तो वहां अर्थ सहकारी कारण होता है शब्द को व्यंजक बनाने में, और यहाँ जो आर्थी व्यंजना में शब्द कारण सहकारी कारण होता है अर्थ को व्यंजक बनाने में। तो दोनों की एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। अर्थात शब्द भी काव्य नहीं है अकेला, अर्थ भी अकेला काव्य नहीं है, दोनों मिलकर के हैं शब्दार्थौ काव्यम। तो जो आचार्य मम्मट ने जो कहा है शब्दार्थौ काव्यम, वो आचार्य मम्मट ने सही कहा है। उनका जो सिद्ध होता है कि शब्दार्थौ काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ को भी जो शब्द को काव्य मानने वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ला करके घुमा फिरा करके अर्थ को लाना ही पड़ता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो वो भी घुमा फिरा करके अर्थ प्रतिपादक, केवल शब्द काव्य नहीं है, ऐसा शब्द काव्य है जो अर्थ का प्रतिपादन करे, अर्थ को बताने, अर्थ को प्रतिपादित करने वाला ही शब्द काव्य है। इस तरह से ये आज जो है तृतीय उल्लास पूरा होता है। आगे से आप लोगों को कल से चतुर्थ उल्लास में प्रवेश करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं, और आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप रख सकते हैं। गुरुजी जी बोलिए। ये थोड़ा सा इसको अपन कैसे वाच्य वैशिष्ट और ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, मतलब जैसे समझना हो कि काल का कौन सा कह रहे हैं, अन्य सन्निपत विशिष्ट कैसा कह रहे हैं, ये परिभाषा रूप में समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा, इसके समझने के लिए जैसे काल का है तो वहां कौन से काल में ये बात कही जा रही है, तो हमें उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये किस काल में बात कही जा रही है। कोई वहां जैसे जब उसने कहा था अत्र अगर मधु समय, अर्थात वसंत ऋतु के समय में तुम जा रहे हो, अर्थात जो वसंत ऋतु का जो काल होता है वो जो जब प्रेमी प्रेमिका मिलने के लिए एक अच्छा समय वसंत ऋतु का होता है। तो उस समय में प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं और वो उसका जो पति है वो छोड़ करके जा रहा था। तो वहां ये काल को देखना है कि इस समय किस काल में बात कही जा रही है, तो उस काल से भी हमें व्यंग्य प्राप्त होता है, तो वो काल वैशिष्ट का उदाहरण बन जाएगा। जैसे ये प्रस्ताव वैशिष्ट, हाँ, प्रस्ताव रखा है उसने ऐसा। हाँ, ये उसने ऐसा प्रसंग है, वो ऐसा प्रसंग चल रहा था वो वहां पर कि वो जो नायिका है वो दूसरे अपने उपपति से मिलने के लिए जा रही थी। तो ऐसा वो प्रसंग था। उसी प्रसंग में वो कहती है कि अगर तुम वहां मिलने के लिए जा रही हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति 1 घंटे में 1 प्रहर में आने वाला है। तो वो क्या कर रही है, प्रस्ताव के द्वारा हमें वो व्यंग्य निकल रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो ये हमें उसका हम तभी समझ सकते हैं। देखिए ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि एक पद से काल का ही
कोई काल विशेष का ही व्यंग्य निकले, अच्छा, अच्छा। एक से दसों के भी निकल सकते हैं। ये तो हमें वहाँ मतलब ये तो जो सहृदय होते हैं ना, ये जी। उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो कितने प्रकार के अर्थों को वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो उनके ऊपर कोई नहीं ये नहीं कह सकता है कि इसका यही व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ वो तो सहृदय जो रसिक जन हैं, तो वो अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उनको ग्रहण करते हैं। बुद्धि के अनुसार जैसे लेंगे तो ये वैशिष्ट अलग-अलग नहीं हो जाएँगे? जैसे हमारी बुद्धि अभी ये चली कि हम इसको इसमें ले लें दे हाँ, अगर आप अगर उसको सही कर सकते हैं, उसको लगा करके, तो आप अपना दूसरा व्यंग्यार्थ निकाल सकते हैं उससे। कोई निश्चित नहीं है कि उससे ये यही व्यंग्यार्थ निकले। तो जैसे वो ये कुछ परीक्षा में गलत नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परीक्षा में गलत हो जाएगा अपने हाँ, नहीं, वहाँ देखो परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो ग्रंथ के अनुसार पूछा जाएगा। तो जी, आपको वही। परीक्षा में वो वहाँ ग्रंथ के अनुसार पूछा जाएगा, वो आपको करना है। फिर वो तो आप खंडन-मंडन तो आप अलग से कर सकते हैं, वो अलग से जी, जी। हाँ, जैसे अब जो मम्मट ने उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आचार्य विश्वनाथ ने उनका खंडन कर दिया, पंडितराज जगन्नाथ ने खंडन कर दिया, तो वो इसमें यही अपनी-अपनी तो कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, इसमें यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें निकालें कैसे इनको? कि कौन-सा वैशिष्ट है और कौन-सा अवधिया अभिधा है, व्यंजना है ऐसा। ये समझ मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें। हाँ, वो तो जब है जो है ना आप उसको पढ़ेंगे ना और बार-बार पढ़ेंगे तो आप उसको समझ जाएँगे। अच्छा, अच्छा। हुँ। बार-बार जैसे उसको टीकाओं को देखते रहें और जी, जहाँ भी जैसे दिक्कत हो समझने में, तो जी, जी। पूछ सकते हैं आप। नहीं, लेकिन पूछ ये लेते हैं। आएगा तभी जब आप बार-बार उसको पढ़ेंगे और जी, खुद ही अपने जब आपकी जो बुद्धि है, एक बार ग्रंथ को पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे। जी। फिर आप अपनी बुद्धि के द्वारा आपकी बुद्धि भी अर्थ निकालेगी, उसमें दूसरा अर्थ आपकी बुद्धि भी दे सकती है। जैसे एक हुँ, उदाहरण कोई लेते हैं गतोस्तम अर्का। जी। हुँ। जो इसका अर्थ होता है कि सूर्य अस्त हो गया। अब हाँ, इसी को अगर जैसे कोई सुनता है, कोई अगर गौ सेवक है, गाय को चराने वाला है, तो वो सुनेगा, हुँ, वो सोचेगा कि सायंकाल हो गया, अब हमें अपनी गाय को दूध निकालना है। तो वो ऐसा हाँ, अर्थ निकाल लेगा इससे। और कोई अगर ब्रह्मचारी है, वो तपस्वी है, तो वो उसका अर्थ निकालेगा कि हमें संध्या वंदन इत्यादि करना चाहिए। हाँ। तो वो अपना निकालेगा सायंकाल हो गया अर्थात संध्या समय हो गया, हमें संध्या वंदन करना है। जी, और जी। हुँ। तो इस प्रकार से कोई जैसे प्रेमी-प्रेमिका होंगे, वो दिन में नहीं मिल पाते हैं, तो वो सोचेंगे संध्या काल हो गया, अब में हमारे मिलने का समय हो गया। कोई पुजारी है हाँ, कोई मंदिर की पूजा करता है, तो वो सुनेगा तो वो सोचेंगे कि चलो अब हमारी पूजा का समय हो गया। तो इस तरह से अन जी, सबको देखिए शब्द एक ही है और जी। हाँ, उसका जो अर्थ है निश्चित है, उसका अर्थ शब्द का निश्चित है कि सूर्य अस्त हो गया। अब उससे जितने लोग सुनेंगे, तो उतने हुँ, लोग अनेक अन्य-अन्य अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इसका अर्थ यही व्यंग्यार्थ यही है इसका। व्यंग्यार्थ लोग जो सहृदय है ना, तो वो जी, सहृदय रसिक जन अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझ सकते हैं। जी, जी। कई तरह के उसके अर्थ निकल सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपको क्या लिखना है जो ग्रंथकार ने दिया है, आपको उस ग्रंथ से वही हाँ, लिखना है। वो हुँ, बहुत धन्यवाद। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ। हरिओम। जी, हरिओम गुरुजी प्रणाम। जी, जी, महादेव। गुरुजी थोड़ी सी वो जानकारी चाहिए थी जो इसके बाद कुछ सिद्धांत की क्लास चलती है ना आपकी इस पे। जी, जी। तो गुरुजी इसकी लिंक भी हमको मिल सकती है क्या इसी पे? जी, इसके लिए मैं आपको एक नंबर दूँगा उसमें जो श्री आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी, थोड़ी बंद हो गई। हेलो। हरिओम। हरिओम।
हरिओम। आवाज नहीं आ रही भैया ना उसमें। हाँ जी। हाँ डिस्कनेक्ट नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गए। आएंगे शायद से दोबारा गुरुजी, या फिर दूसरी क्लास शुरू कर दोगे, हो गई होगी ना इस पे। हाँ हो सकता है। ठीक है ऑफ कर ले रहे हैं। हाँ जी। अपने से बंद हो जाएगा। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, हरिओम। जय श्री राधे श्याम। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आई सर अब आई। हाँ, थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हम लोग अपने से समापन कर रहे थे। अच्छा, चलिए तो समापन उन्होंने करते हैं। प्रिंस भाई ने करा ना। हाँ चलिए आप पढ़िएगा। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।